बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में भी हम महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये जानकारी हम आपको देंगे, मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा के किसान अनुदान पर कर सकते हैं लघु कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना। पलामू के मछली पालकों के लिए रियरिंग तालाब निर्माण योजना। मध्यम जमीन में धान के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद सहभागी। अब समाचार विस्तार से। कृषि प्रभाग झारखंड सरकार की ओर से लोहरदगा के किसानों के लिए छोटे कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना करने की योजना तैयार की गई है। इसमें मिनी ट्रैक्टर पैकेज या पावर टिलर या अन्य कृषि यंत्रों के पैकेज की कुल कीमत 6,25,000 रुपए है। इस योजना से लाभ लेने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल, लैंप्स, पैक्स, कृषक समूह आवेदन दे सकते हैं। इस पर 80% अनुदान दिया जाएगा, जबकि व्यक्तिगत किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक कृषि यंत्र देने का प्रावधान है। इसमें भी 80% अनुदान की सुविधा है। इससे लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय लोहरदगा में 30 जून तक आवेदन दे सकते हैं। पलामू जिला में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए रियरिंग तालाब निर्माण योजना चलाई जा रही है। इस योजना से लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्त इस प्रकार है। आवेदक पहले से मछली पालन कार्य से जुड़े हों, जिस जमीन पर तालाब निर्माण का प्रस्ताव हो वो भूखंड पहले से बैंक में किसी कर्ज के एवज में बंधक नहीं हो, साथ ही 100 डिसमिल जल क्षेत्र वाले तालाब के लिए 130 डिसमिल जमीन होना अनिवार्य है। इस योजना से लाभ लेने के लिए 25 जून तक पलामू जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, आप आम, अमरूद, केला, लीची, आंवला जैसे फलदार फसलों की खेती करना चाहते हैं तो इन फसलों के पौधे लगाने के साथ ही ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था करें। इससे विशेषकर गर्मी के मौसम में कम पानी में बेहतर सिंचाई होगी, पौधे नहीं मरेंगे, जल्द तैयार होंगे और उपज अच्छी होगी। ड्रिप इरिगेशन का जितनी भी बागवानी फसलें हैं, जैसे आम है, अमरूद है, केला है, आपका लीची है, आंवला है, जो कि झारखंड में प्रमुख है, उनको भी उनकी की खेती अगर हम करें बागान में और हम ड्रिप इरिगेशन उसमें लगाएं तो हम आसानी से खेती कर सकते हैं और उससे हमारा जो देखभाल है इन पौधों की वो अच्छी तरीके हो सकती है। मध्यम जमीन यानी दोन संख्या 2 और दोन 3 में धान लगाना हो तो इस जमीन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद लगाएं। इसके लिए सहभागी, ललाट, IR36, नवीन, BR10, सुगंधा, बिरसामती या प्रोएग्रो 6444 लगाएं। मध्यम जमीन में धान लगाने के लिए 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें सहभागी 115 दिन में तैयार होता है और इसकी उत्पादन क्षमता 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि ललाट, IR36 और नवीन की परिपक्वता अवधि 125 दिन है और इसकी उत्पादन क्षमता 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। BR10 और सुगंधा 150 दिन में तैयार होता है, इसकी उपज 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बिरसामती की परिपक्वता अवधि 130 दिन और प्रोएग्रो 6444 की 135 दिन है। बिरसामती की उपज 35 से 40 क्विंटल और प्रोएग्रो 6440 की उपज 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। रोपाई के बाद धान के पौधों की बेहतर बढ़वार में सबसे बड़ी बाधा है खरपतवार। रोपा धान में निकाई गुड़ाई का कम करने के लिए कृषि उपकरण पैडी वीडर का उपयोग करें। इसकी कार्यक्षमता 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए
आइए जानते हैं मिर्च फसल में बरूथी कीट के रोकथाम के लिए क्या करें। मिर्च फसल में बरूथी कीट के प्रकोप से उपज में भारी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, आप अपने मिर्च फसल में बरूथी कीट के रोकथाम के लिए वर्टीमेक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियां प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियां तो अभी और भी हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम लगभग खत्म हो रहा है और अब बारिश का मौसम आने वाला है। तो वैसे किसान जो पशुपालन कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी पशु की उचित तरीके से देखभाल करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में पानी के कारण हमारे पशुओं में बहुत सारे संक्रमित रोग लग जाते हैं, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे मौसम में हम किस प्रकार से पशुओं की उचित देखभाल करेंगे ताकि वो मरे कम और जीवित रहें, ताकि हमारे किसान उसका लाभ उठा सके। इसी के बारे में और विस्तार तरीके से देंगे जानकारी। तो चलिए हम आपको सीधे जोड़ देते हैं स्टूडियो से। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, भीषण गर्मी के बाद जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है तो चारों ओर नवीन ऊर्जा का संचार हो जाता है, नवजीवन का संचार हो जाता है। झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पर खेतीबाड़ी का आधार मानसून है, यहाँ पर किसानों में एक नया उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन जो ऐसे किसान हैं खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन करते हैं, उनके लिए इस वक्त कई समस्याएं हो जाती है। बरसात के मौसम में आहार के लिए उनको सोचना पड़ता है कि किस तरह का भोजन अपने पशुओं को खिलाएं, किस तरह से आवास की व्यवस्था करें। कई तरह के रोग होते हैं पशुओं में। आप इन तमाम चीज़ों से बच सके, इसके लिए आज हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज हम बात करें कि बरसात के मौसम में आप पशुओं की देखभाल किस तरह से करें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आलोक कुमार पांडे। डॉक्टर आलोक कुमार पांडे पशु चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा प्रसार विभाग में बतौर विभागाध्यक्ष हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में आप पशु रखते हैं, कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं आम तौर पर जैसे गर्मी का मौसम, और अब गर्मी के मौसम के बाद बरसात अब शुरू हो चुकी है बरसात, तो ऐसे में आम तौर पर क्या देखभाल पशुओं का रखना चाहिए किसान भाइयों को, ताकि वो बीमार ना पड़े, वो किसी तरह के तनाव में नहीं आए, किसी तरह की परेशानी नहीं हो उनको? बिल्कुल सही, क्योंकि अभी आपने बताया कि हम गर्मी के मौसम में गर्मी से परेशान रहते हैं, बेहाल रहते हैं और चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो बरसात शुरू हो जाए, जिससे कि आपको गर्मी से निजात मिलती है। और साथ ही जो हमारे किसान भाई हैं वो वर्षा का इंतज़ार करते रहते हैं कि उनकी खेती-बाड़ी जो है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पशुओं के लिए ये बरसात का मौसम काफ़ी ही भयावह स्थिति लेके आता है। बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं और ख़ास करके जो बरसात का मौसम है वो कीड़े मकोड़ों को जन्म देने का सबसे बड़ा ये है। इतने कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, आपके मच्छर, मक्खी, अंतःपरजीवी, बाह्य परजीवी, तरह तरह के जो ये हैं, उनके लिए भी सबसे अच्छा मौसम यही होता है और सबसे ज़्यादा वो पनपते हैं और हमारे पशुओं को वो बीमार कर देते हैं। तो हमारे किसान भाई खास करके जो अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, आप हमको अपने जानवरों को सबसे पहला काम ये करें कि उनको पेट में जो कीड़ा होता है वो कृमि नाशक दवा की इस्तेमाल करते हुए उसको डिवर्म करवाएं। सबसे पहला काम बरसात में हम लोगों को करना है कि पेट में कीड़ा मारने वाली की जो दवा होती है, जो फेनबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, जो भी बाज़ार में उपलब्ध है, जो आपके पशु चिकित्सक और आपके वेटनरी डिस्पेंसरी में बगल में उपलब्ध है, आप वहाँ से उसको लेकर आएँ और अपने सारे पशुओं को निश्चित रूप से वो कीड़ा मारने वाली दवा, पेट की कीड़ा मारने वाली दवा दें। तो ये क्या सर हर उम्र के पशुओं को दी जा सकती है? बिल्कुल, सारे पशुओं के लिए ज़रूरी है और सब, क्योंकि ये जो अंतःपरजीवी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता है इसी मौसम में, बरसात के मौसम में। तो हमारे सारे पशुओं के लिए ज़रूरी है कि हम उनको कीड़ा मारने की दवा दें और साथ में बाह्य परजीवी जो हैं, बाह्य परजीवी के लिए अभी सबसे ज़्यादा वही मॉस्किटोज, बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा, तो इसके लिए जो कीड़ानाशक दवा के छिड़काव करते हैं। लेकिन
किसान भाई, अगर आप कीड़ानाशक दवा के छिड़काव करते हैं तो उसमें थोड़ा आपको सावधानी बरतना पड़ता है, क्योंकि ये कभी कभी ज़्यादा डोज पे हो जाने पे हमारे पशुओं के लिए घातक हो जाता है। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप कीड़ानाशक दवा के इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने जो शेड में जहाँ पर आप रखते हैं वहाँ पे आप नीम के पत्तों को जलाएं। ये सबसे बढ़िया है, वो मच्छर को हटाने का काम करेगा। गोबर का गोईठा जो होता है उसको जलाएं। इससे धुआं जो करेंगे, ये धुआं जो है वो मच्छरों को और मक्खियों को भगाएगा, और हमारे जानवर जो हैं वो इनसे जो बीमारी फैलने का डर होता है वो नहीं होगा। और ये बहुत ही ज़रूरी है, आप जो हमारे अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी से उनको बचाएं। अंतः परजीवी में हमने बताया कि आप उसको कीड़ा मारने की दवा दें, और बाह्य परजीवी के लिए हमने बताया कि आप उसको घर में धुआं करें। वो सबसे बढ़िया उपाय है। घर में आप धुआं करेंगे तो उससे मच्छर और मक्खी का प्रकोप नहीं होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो कीड़े हैं उसका पहले से देखभाल उसमें ध्यान देना चाहिए। जब हम एक मौसम से दूसरे मौसम में जाते हैं तो जैसे हमने गर्मियों में देखा कि एक खुलापन रहता है, बरसात में बारिश की बूंदें अंदर आ सकती हैं, फर्श भीग सकते हैं। तो इस परिस्थिति में जो हमारे पशुधन हैं उनके आवास की क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? बिल्कुल, हमारे पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा आवास की व्यवस्था जो है अभी ही मौसम में ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने शेड बनाया हुआ है और नीचे की जगह पे अगर बनाया हुआ है तो ये सबसे ख़तरनाक है। हम लोग तो हमेशा जब बात करते हैं कि आप जब भी शेड को बनाएं तो बाकी जगहों से ऊपर के ये पे बनाएं, लेकिन आपने अगर नीचे की जगह पे बनाया हुआ है तो पानी, जो भी बरसात का पानी है वो अंदर आएगा, और उसके साथ फिर जो वर्म्स हैं वो भी आएंगे, और हमारे जानवर जो हैं वो उसके चपेट में आ जाएंगे। तो हमारे किसान भाई सबसे पहला ये ध्यान दें कि अगर नीचे की जगह पर गलती से बन गया हो तो ऐसा मिट्टी का मुड़ेर बनाकर रखें जिससे कि पानी अंदर नहीं आ सके। ये चीज़ आपको करना है। और दूसरा कि ज़्यादातर हमारे किसान जो हैं वो एस्बेस्टस का छत बना के रखे हुए हैं। एस्बेस्टस का छत बना के रखते हैं, उसमें देखना है कि कोई दरार वगैरह तो नहीं है। वो सबसे पहली चीज़ है कि उसको आप जरूर देखें, पानी दरार से ना गिरे, अंदर में पानी नहीं आना चाहिए, इसको आपको ध्यान देना है। अगर कोई जगह पर टूटा फूटा हो तो उस जगह को सील करें पूरे अच्छे तरीके से। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने ये बताया कि फर्श पर भी जो है हमारे ज़्यादातर किसान भाई जो हैं पक्का फर्श बनाते हैं, तो फर्श पर भी जो स्लिप करने का ये रहेगा, पानी अगर आ गया तो उस पर जानवर स्लिप कर सकता है, इसलिए उसको भी सूखा रखना है। और हमेशा अपने जो आपका जो ये है, हमने बताया कि कीड़ा मारने की जो बात कर रहे थे उसमें एक ज़रूरी है कि साफ़ सफाई करें, एकदम साफ़ रखें। और दूसरा कि फ़िनाइल का इस्तेमाल करें। फ़िनाइल से निश्चित रूप से उसका पोछा करें घर का। जानवर अगर बाहर निकलते हैं तो उस समय जानवर जब बाहर निकलें उस समय आप घर को फ़िनाइल से बढ़िया से साफ़ करवाइए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और जो आपका आवास व्यवस्था होना चाहिए उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपका जो घर का जो लंबाई है उसको मैं पहले भी हम लोगों ने बात किया है कि उसकी लंबाई जो होती है वो उत्तर और दक्षिण की दिशा में होती है, क्योंकि सुबह का और शाम का जो सनलाइट है वो उसको घर में ठीक से मिलना चाहिए, जानवरों को मिलना चाहिए। जो खिड़की हैं उसको पूरा ठीक से खोल देना चाहिए। बारिश के मौसम में जब बारिश हो रही हो तो उस समय निश्चित रूप से खिड़की को बंद कर दें, कहीं से कोई पानी नहीं आए इसका ध्यान दें, और अगर पानी आ गया तो उसको तुरंत सफाई करने का उपाय करें। बिल्कुल। और दीवारों में इस वक्त सीलन होता है तो उसका भी आप ध्यान रखें, कहीं दरारें हैं तो उसको बंद कर दीजिए। ये तो बात हो गई कि आवास की व्यवस्था किस तरह करें। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में जो है वो हरा चारा बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाता है। किसान भाई बाहर नहीं छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मिल नहीं पाता है, और जो उपलब्ध है उसे खिलाते हैं। जब बरसात का मौसम आता है तो ऐसे में किसान भाई बाहर छोड़ देते हैं, तो कई बार होता है कि कई तरह की बीमारियां हो सकती है ज़्यादा खा लेने पर। तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे किसान भाइयों को? बिल्कुल, अभी खान पान का क्या अभी के मौसम में जो हमारे पशु के लिए अच्छा मानते हैं, इसलिए कि
जो हरा चारा या जो भी हमारा जो चीज़ था जो हम गर्मी के दिनों में नहीं हो रहा था, वो सारे चीज़ अभी पनपने लगते हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो जाता है। और दिक्कत ये है कि ये जो पौधे होते हैं, इन पौधों में सारे कीड़े के लार्वा जो है वो डेवलप करते रहते हैं। तो आप जब पशु जब जाते हैं चरने के लिए जाते हो, तो आप उनको चरने के लिए भेजते हैं, वो घास तो खाते हैं, घास में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, फाइबर की मात्रा कम होती है, तो घास भी उतना न्यूट्रिशियस नहीं रह जाता है। लेकिन घास में जो कीड़े मकोड़े हैं उनका जो लार्वा है वो पेट में आता है और फिर बीमारी फैलाना शुरू करता है। तो हमारे जो किसान भाई हैं वो खास करके इस दिनों में अगर थोड़ा सा बचाएं उसको। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब उसको छोड़ते हैं जानवरों को चरने के लिए, तो वो चरने के लिए जाते हैं, चरते भी हैं और बगल में कोई पानी का पॉन्ड होता है उसमें जाकर पानी पीते भी हैं। इस पर ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि अभी के दिनों में जो हमारे किसान भाई आप हैं, आप अपने खेत में भी इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, वो सारे इंसेक्टिसाइड जो है वो बगल वाले गड्ढे में जाकर पानी के रूप में वो पानी में जमा हो जाता है, और उसको अगर जानवर पी लेता है तो फिर उसको काफ़ी कठिनाई होती है। तो एक तो आपको खाने पीने में उनको ध्यान देना है कि आप उनको घर पर अपने खिलाएं, हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण तीनों को मिला के खिलाएं। हरा चारा में एक चीज़ ध्यान रखना है कि हरा चारा आप उसको सुखा कर खिलाएं, एकदम जो भीगा हुआ हरा चारा है उसको नहीं खिलाएं। दूसरा कि सूखा चारा जो है उसको कुट्टी करके, हरा चारा और सूखा चारा दोनों को कुट्टी करके खिलाएं, सीधा खड़ा खड़ा नहीं खिलाएं, इससे ये होगा। और दाना मिश्रण जो है ये सारे मौसम के लिए एक तरह होता है। इसमें आपको अनाज का मिश्रण, कोई भी अनाज का दाना ले लेते हैं, जैसे जई हो, मकई हो, उसको आप लेते हैं, साथ में उसमें खल्ली मिलाते हैं, उसमें आप जो है कोई भी दाल की जो चुन्नी है उसको मिलाते हैं, उसमें चोकर मिलाते हैं। इन सब को मिलाने के बाद आप उसका एक मिश्रण तैयार करते हैं, और बाहर में भी उपलब्ध है, जो आप जो बाहर से भी उसको लाते हैं, लेकिन आप अपने घर में उसको बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा चीज़ है कि आप घर में बनाते हैं तो आप उसको रख देते हैं, लंबे समय तक उसको रखना चाहते हैं, आपने एक बनाकर और भंडार में रख दिया है। होता क्या है कि अभी बरसात के दिन में अगर जरा सा भी उसमें पानी चला गया तो फफूंदी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एक बार फफूंदी उसमें आ गई तो उसके बाद वो जानवरों को अगर खिलाएंगे तो फिर वो घातक हो जाएगा, फिर उसको बीमारी पैदा करेगा। बिल्कुल। तो उस तरह का जो भोजन है वो ना खिलाएं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और मन में है कि जब हम छोड़ने के लिए बाहर चरने के लिए जब बाहर छोड़ देते हैं अपने जानवरों को, तो अक्सर ये होता है कि घास के साथ साथ कुछ जहरीले पौधे भी उनके पेट में चला जाता है। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो क्या उस समय कुछ देखभाल के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि कोई भी पॉइजनस प्लांट को हमारे जानवर नहीं खाते हैं, क्योंकि पॉइजनस प्लांट जो है उसको वो पहचानते हैं। दिक्कत यही होती है कि जो अभी हमारे नेचुरल प्लांट हैं, जो हमारे घास जो हैं, जो अभी उनको मिलता है प्रचुर मात्रा में, उसमें उनको कीड़े का लार्वा जो है वो चला जाता है, और वो जो जाता है तो उसके चलते उसको परेशानी होती है। क्योंकि जहरीले पौधे कोई भी जो हैं, वो जहरीले पौधे हमारे जानवर कभी भी उसको खाएंगे ही नहीं, ये उनके नेचर में है, वो कभी भी ज़्यादा खा लेने पर ये हो सकता है कि अफरा रोग या इस तरह के रोग हो सकते हैं। तो ये दो दलीय जो पौधे होते हैं, जिसमें कि दो दलीय ये करेंगे, अगर उसको ज़्यादा मात्रा में अभी खा लेंगे तो अफरा हो जाएगा, गैस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये जो घास, जो अभी के घास जो खाएंगे, उसको अगर खा लेते हैं और खाने के बाद आते हैं तो अभी बरसात के दिनों में डायरिया का केस, दस्त का केस इतना ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए सबसे पहला जो जरूरी चीज़ हमने बताया कि आप कीड़ा मारने की दवा सबसे पहले अपने पशुओं को दे के रखें, क्योंकि अगर कीड़ा मारने की दवा आपने दे रखा है तो उसको कुछ हद तक आप मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जानवर जो दुधारू पशु हैं, उनके लिए आहार व्यवस्था जो है वो आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि उनको जो है संतुलित आहार मिले। आप हमेशा ध्यान रखें कि अपने जो
उनके मेंटेनेंस के लिए करीब करीब 1 किलो दाना मिश्रण हमने बताया कि आपको देना होता है। और मेंटेनेंस के अलावा दूध जितना पैदा होता है, अगर 2.5 किलो दूध पर 1 किलो आपको आहार मिश्रण देना है, तो ये जो मिश्रण बनाते हैं, दाना मिश्रण बनाते हैं, वो 2.5 किलो दूध, 5 किलो दूध अगर आपके पास हो रहा है तो 2 किलो आप उसके लिए देंगे और 1 किलो आप उसको मेंटेनेंस के लिए देंगे, तो 3 किलो आपको आहार मिश्रण देना पड़ेगा। साथ में सूखा चारा और हरा चारा दोनों को कुट्टी बनाकर और उसको देंगे, तो हमारे किसान भाई आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि जो दुधारू पशु हैं उनमें थैलेला की जो बीमारी होती है वो होती है, और साथ ही साथ खुरहा चपका और गला घोंटू जैसी बीमारियां भी होती है। तो इन बीमारियों का प्रकोप जो है वो पशुओं में ना हो, और अगर हो जाए तो फिर बचाव कैसे किया जाए, इसकी जानकारी किसान भाइयों को बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा बरसात ही मौसम ऐसा है जिसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अभी अपने थैलेला के बारे में बताया, थैलेला बीमारी अभी सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारे किसान भाई जो खास करके दुधारू पशु रखे हुए हैं, अगर वो थैलेला बीमारी होती है तो उसको पहले तो आप हमेशा थैलेला का चेक करवाते रहिए। थैलेला का चेक के लिए आपका मस्टिलेप आता है, उसको आपको पता लग जाएगा कि थैलेला है कि नहीं, और थैलेला नहीं है तो जो हमारे दूध दूहने वाले हैं वो सारे जानवरों का दूध दूह लें। लेकिन अगर किसी में मास्टाइटिस दिख रहा है, थैलेला दिख रहा है, तो उसको एकदम अलग करके दूहेंगे और उसके दूध को दूसरे दूध में नहीं मिलाएंगे, इसको ध्यान देना है। और हमारे जो पशु एक जानवर के से दूसरे जानवर के पास जाएं, तो जाने के पहले निश्चित रूप से एक बार अपना हाथ जो है उसको कोई भी इंसेक्टिसाइड, ये डिटॉल वगैरह या कोई भी चीज़ से मिलाकर आप उसको हाथ को साफ करके तब जाएं, क्योंकि आपको 5 गाय को दूहना है। वो दूधिया आते हैं और एक बार सारे गायों में होने की संभावना एक ही को वो फैल जाएगा। एक बार जब ये हो जाता है तो वो फैल सकता है। तो इसलिए थैलेला बीमारी ना हो उसके लिए साफ सफाई ही सबसे बढ़िया उपाय है कि आप उसका साफ सफाई ठीक से रखें। और थन को निश्चित रूप से जब भी आप गाय को दूहने जाएं, भैंस को दूहने जाएं, तो थन की सफाई निश्चित रूप से करें। जो पीछे वाला जो भाग होता है उसकी सफाई ठीक से करें और तब उसके बाद आप उसको ये करें। लेकिन थैलेला ऐसे आपको ऊपर से नहीं पहचाना जाएगा। वो थैलेला को पहचानने के लिए जो एक किट आता है उसको आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप पहचान सकते हैं कि इसमें थैलेला है। पैराक्लिनिकल स्टेज में है, जो कि दिख नहीं रहा है अभी, जो उसका असर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो फैलेगा तो सारे जानवरों में फैल सकता है। तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे किसान भाई उसको। दूसरी चीज़ जो अभी आप बता रहे थे कि उसके अलावा जो गला घोटू बीमारी है, जो खुरहा चपका रोग है, वो जो गलघोटू बीमारी है, गलघोटू बीमारी HS जो अभी जो होता है, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया जिसको बोलते हैं, ये बीमारी बहुत ही जानलेवा बीमारी है। ये पशु को अगर हो गया तो जानवर ज़्यादातर इसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। उस पर ध्यान देना चाहिए और देखभाल समय रहते करें। जी हाँ किसान भाई, अगर किसी तरह का अगर रोग होता है पशुओं में तो उसकी देखभाल पहले करें और इससे निश्चित रूप से खतरा कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब हमारे टीकाकरण जरूर करवाना निश्चित रूप से इन तीनों बीमारियों के लिए खास करके। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों आपसे भी चाहेंगे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों।